बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तुमसे है पाकिस्तान में खुशामदीद। मैं हूँ साजिद हुसैन। मजबूत मुस्तहकम पाकिस्तान पर हम बात करते हैं कैसे मुल्क व मिल्लत की तामीर और तरक्की में हमने अपना किरदार अदा करना है। मौजूदा सियासी सूरत हाल में अज़्म इस्तेहकाम ऑपरेशन अहमियत इख्तियार कर गया है, क्योंकि फिर से नाखुशगवार वाक़यात का सिलसिला शुरू हो गया है। लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज और हमारे पाक अफवाज के लोगों पर ब्लास्ट किए जा रहे हैं। दहशतगर्दी के वाक़यात में इजाफा है। मुहर्रमुल हराम का महीना चल रहा है। मजालिस जुलूस मुल्क भर में ये सिलसिला भी जारी है। इस पर भी हम बात करेंगे। फिर हम बात करेंगे असेंबली ने मंजूर कर लिया बिल कि अब ISI का 18 ग्रेड से ज़्यादा का अफसर या 18 ग्रेड का मिनिमम वो कॉल रिकॉर्ड कर सकेगा, जिस पे अपोजिशन सीख पाया है। उमर अयूब से लेके गोहर खान से लेके कैसर साहब से लेके अली अमीन गंडापुर से लेके तमाम PTI के अराकीन बज़िद हैं कि ये जो कानून पास किया गया है इसके अताब में मौजूदा हुकूमत शहबाज शरीफ से लेके नवाज शरीफ से लेके सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी भी अताब में आएंगे। इस पर भी हम बात करेंगे। कराची से लेके खैबर तक मुल्क में क्या हो रहा है, अपोजिशन की जो सियासत है क्या अब दम तोड़ने जा रही है, या कि इसमें मुहर्रम के बाद कोई तहरीक चलेगी, मुहर्रम के बाद क्या ये जो धरनों की सियासत है इसमें इजाफा होगा। इस पर भी हम बात करेंगे। और हमारी कोशिश होगी रियल एस्टेट सेक्टर के और कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के लोगों को भी बड़े शिकवे हैं जब से बजट आया है, अदालतों तक वो चले गए हैं, ऐसा क्यों कर रहे हैं, इस पर भी हम बात करेंगे। और कोशिश ये होती है कि हम पाकिस्तान के मस्बत पहलू को उजागर कर सकें कि पाकिस्तान किस सिमत जा रहा है। क्या वाकई ऑपरेशन वक्त की ज़रूरत बन चुका है, और ये ऑपरेशन कहा यह जा रहा है इंटेलिजेंस बेस ऑपरेशन होगा। असेंबली में बाज़गश इसकी जारी है। ख्वाजा आसिफ ने आज तकरीर की तो अपोजिशन अरकान ने वॉकआउट किया, कहा कि हमें बोलने का मौका नहीं दिया जा रहा। इस पर भी हम बात करेंगे कि आखिर ये ऊँट किस करवट बैठेगा। PTI के लोग हुकूमत को कितना टफ टाइम देंगे, इस पर भी हम बात करेंगे। इस वक्त हमें ज्वाइन किया है, आप निजी TV के ब्यूरो चीफ हैं और हमें बड़ा बेबाक तजिया देते हैं, सैयद सज्जाद अली शाह ने ज्वाइन किया। बहुत शुक्रिया शाह साहब, खुश आमदीद कहेंगे शो में। जी शुक्रिया। शाह साहब कॉल रिकॉर्ड होगी सर, अब क्या ये ठीक हुआ है? सवाल दोबारा कीजिएगा साजिद, आवाज आपकी मैं नहीं सुन पा रहा। हुकूमत ने बिल मंजूर कर लिया कि अब इंटेलिजेंस एजेंसीज के 18 ग्रेड से ज्यादा का अफसर कॉल रिकॉर्ड कर पाएगा। जी बिल्कुल, मैं आपके सवाल को सुन चुका हूँ। और मसला ये है कि अगर आप इसको देखें तो साबिका अदवार से लेके अब तक ये इख्तियार वैसे भी हसास इदारे को बिल्कुल मौजूद है, बिल्कुल है उनके पास। और मुल्क की सिक्योरिटी के लिए, मुल्क की सलामती के लिए वो किसी भी वक्त इकदाम कर सकते थे। इसको अब दी गई है कानूनी शक्ल। उसकी वजह ये है कि आपने देखा होगा कि कुछ अर्सा कबल बाबर सत्तार की अदालत में ये केस जो है वो शोर शराबा हुआ कि जी वो रिकॉर्डिंग किस हद से की जाती है, क्या होता है, कॉल रिकॉर्डिंग कैसे होती है, कौन करता है। ठीक है, तो अब उसको ये कानूनी शक्ल दी गई है। और मैं समझता हूँ कि शाह साहब सॉरी फॉर इंटरप्ट, इस वक्त एक मैं कॉल ले लूं, आप मेरे साथ राब्ते में ही रहिएगा। हमें आगा खान साहब ने ज्वाइन किया है, आप सीनियर जर्नलिस्ट हैं, न सिर्फ सहाफत और पाकिस्तान की सियासत पे आपकी बड़ी गहरी नजर रहती है। खुश आमदीद कहेंगे आगा खालिद साहब। मेहरबानी। जी जी आगा साहब, ये कॉल रिकॉर्ड का एक मामला उठा है, ऑपोजिशन सीख पाया है। ऑपोजिशन कह रही है कि आज जो हुकूमत ये बिल मंजूर कर रही है और लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज को ये इख्तियार दे रही है कि वो कॉल रिकॉर्ड करें, ट्रैप करें, तो कल ट्रेस करने के बाद यही हुकूमत फिर रोना रोएगी। क्या मौजूदा जो अज़्म इस्तेहकाम ऑपरेशन दहशतगर्दी के हालात के तनाजुर में ये हुकूमत ने सही इकदाम किया है? बात यह है, ये सारी बातें नीयत पर मुनासिर होती हैं। ये जो भी इख्तियार दिया गया है एजेंसीज को, ये कोई नई बात नहीं है। सारी दुनिया में ऐसे इख्तियार दिए जाते हैं और काम करते हैं, मगर ये जिनको इख्तियार दिए जाते हैं उनकी नीयतों पर मुनासिर होता है कि वो सही काम करते हैं या नहीं करते। अब हमारे जैसे जो तीसरी दुनिया के मुल्क हैं उनमें तो आपको पता है इदारे हमेशा बेलगाम होते हैं, उनको कोई नहीं रोक सकता। वो तो वैसे भी कर रहे थे और अब भी करते रहेंगे। हाँ, अलबत्ता अपोजिशन का ये इल्जाम जो है इसमें काफी हद तक वजन है
कि ये जो कुछ आज ये कर रहे हैं कल ये भी भुगतेंगे, लाजमी बात है कल यही कानून इनके खिलाफ भी इस्तेमाल होगा। अच्छा, इस पे भी रोशनी डालिएगा, ये जो ऑपरेशन हुकूमत वक्त करने जा रही है, माजी में भी नवाज शरीफ साहब की ही हुकूमत थी, पीएमएलएन की हुकूमत थी, ऑपरेशन हुए थे, अब भी शहबाज शरीफ साहब और पीएमएलएन की ही हुकूमत है, ख्वाह वो भले कोलिशन में क्यों ना हो, लेकिन लीड तो वही कर रहे हैं। ये ऑपरेशन वक्त की जरूरत है क्या? इस वक्त ऑपोजिशन जिस तरह कह रही है, केपीके ने कहा है कि जी ऑपरेशन हम नहीं होने देंगे, क्या ये उनके हाथ में है? नहीं, ये बहुत गलत कह रहे हैं, उनको ऐसा नहीं करना चाहिए। इस वक्त जो सूरत हाल है आप देख रहे हैं कि रोजाना जो है वहाँ 2-3 फौजी अफसरों को शहीद किया जाता है, सिविलियन को मार दिया जाता है, उनके ऊपर फायरिंग की जाती है, थानों में धमाके किए जाते हैं, उड़ाया जा रहा है। तो ये सारा कुछ बहुत गलत हो रहा है। इसको रोकने के लिए जरूरी है एक ऑपरेशन और होना चाहिए, और इसके लिए मैं समझता हूँ पूरी कौम को मुत्तहिद होकर अपनी फोर्सेस के पीछे खड़ा होना चाहिए और उनकी सपोर्ट करनी चाहिए ताकि ये ऑपरेशन कामयाब हो। और नून लीग के बहुत सारे इकदाम ऐसे हैं जिनसे आप इख्तिलाफ कर सकते हैं, उन पर तनकीद कर सकते हैं, लेकिन ये काम उन्होंने हमेशा अच्छा किया है कि अपने दौर में अमन और अमान की बहाली के लिए वो बहुत इंतहा तक चले जाते हैं। कराची में भी जो अमन अमान है आज, इसमें उनके ऐसे फैसलों को बड़ा दखल है कि नवाज शरीफ की जब भी हुकूमत आई उन्होंने जो है यहाँ ऑपरेशन किया और अमन अमान बहाल किया, और आखिरी ऑपरेशन भी उन्हीं की हुकूमत में हुआ था जिससे कराची आज तक पुरअमन है। अच्छा आगा साहब, ये भी बताइएगा, एक बड़ा अहम फुल कोर्ट ने फैसला किया मखसूस नशिस्तों का, आपका तजुर्बा क्या कहता है? ये पलड़ा किसका भारी होगा, फैसला किसके हक में आएगा? मैं समझता हूँ ये अभी बात नहीं करनी चाहिए क्योंकि ये अदालत पे असरअंदाज होने वाली बात है, और आजकल अदालतें बहुत हसास हुई हुई हैं, वो छोटी छोटी बातों पर एक्शन ले लेती हैं और इसमें तौहीन अदालत का केस बना देती हैं, इसलिए हमें ये नहीं कहना चाहिए। हाँ, अलबत्ता ये कहना चाहिए कि इन्होंने जो दलाइल दिए हैं वो काफी मौसम हैं, और इसके लिए मैं समझता हूँ कि ये जो पुरुम्मीद हैं ज्यादा सुन्नी तहरीक वाले, वो बेहतर है एक हद तक। इनकी जो जमात है जो कह रहे हैं कि तहरीक इंसाफ को मिल जाएंगी या इनको मिल जाएंगी, तो इस हद तक ये बेहतर है कि इनका सोचना कि मुमकिन है कि ये सीटें इनको मिल जाए। बहुत खूबसूरत आपने बात की। मेरा आखिरी सवाल है, आपने कहा कि ये कबल वक्त होगा कि हम इन फैसलों पर तबसरा करें, तज्जिया करें, लेकिन आपको मैं ज्यादा दूर नहीं, कम से कम 1 महीना पहले मैं ले जाता हूं जब मौजूदा वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा था काली भेड़े अदलिया के मोअज़्ज़िज़ जजेस को। क्या एक वजीर आजम पे मनसब पे बैठे हुए साहब को ये जेब दे रहा था? नहीं है, उन्होंने ये नहीं कहा था, उन्होंने ये कहा था वो काली भेड़ें अदालतों में जो इस तरह के फैसले देती हैं, उनका मकसद वो था कि जिन जजों ने उनकी हुकूमत खत्म की थी 2018 में और उनके खिलाफ फैसले दिए थे और आज तक वो फैसले मुतनाज़ा हैं, और अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आया है जिसमें भुट्टो को शहीद किया गया, भुट्टो को फांसी पे चढ़ाया गया, उस फैसले को गलत करार दिया गया है। तो ऐसे जजेस के लिए कहा था उन्होंने कि ये काली भेड़ें हैं अदालतों के अंदर, और आजकल भी जो है ना कुछ हैं ऐसे जो आप देख रहे हैं एक तरफा तौर पे उनके जो रिमार्क्स है वो नजर आते हैं और ये पता चलता है कि वो फरीक बन गए, जबकि जजों को कभी भी ऐसा नहीं होना चाहिए। जज को सिर्फ कानून के साथ खड़ा होना चाहिए, आईन के साथ खड़ा होना चाहिए। क्या आगा साहब को भी ये लगता है कि जजेस में कुछ ऐसे लोग अभी भी मौजूद हैं, जस्टिस फायज ईसा जिसके सरबराह हैं, कि वो एक तरफा या उनका वो कहते हैं ना सॉफ्ट कॉर्नर किसी मखसूस जमात की तरफ है? किसी को भी कह सकते हैं आप कि भाई ये तो हो रहा है ना आजकल भी, लेकिन मसला ये है कि हम इस पे बात नहीं कर सकते, ये तौहीन अदालत हो जाती है। लेकिन ये भी बहुत सूरत हाल चल रहा है, असल में पूरा माशरा हमारा करप्ट हो चुका है, तो हमारे तमाम इदारे जो है ना वो उसी माशरे का हिस्सा है, वो परताव है इसी चीज का, तो उनके ऊपर वही चीजें हमें हर जगह नजर आती हैं। आपके टाइम का फायदा लेते हुए सर आपकी मौजूदगी का खालिद साहब भी नजर आती है, आगा साहब आपकी मौजूदगी का फायदा उठाते हुए एक आखिरी सवाल आपसे, बानी पीटीआई जेल में है, उन पर मुतादिद केसेस हैं, क्या ये सारे केसेस मनगढ़ंत सियासी और झूठे हैं? नहीं, कुछ केसेस सही हैं, कुछ गलत हैं, लेकिन जो जिस तरीके से उन केसों को बनाया गया है जल्दबाजी के अंदर और उनको गिरफ्तार करने के लिए, वो तरीके का गलत था, जिसकी वजह से वो केस जो है मौसर अंदाज में पेश नहीं किए जा पा रहे। वरना कुछ केस सही है, ऐसा नहीं है कि सारे केस गलत है, लेकिन ज्यादातर जैसे केस बनाए जाते हैं
जिस तरह के वो 9 मई के हवाले से ये केस बनाए गए। अब आप खुद सोचें कि वो खुद तो वहाँ नहीं थे ना, उन्होंने वहाँ फसाद किया, उनके ऊपर केस बनाने की तुक नहीं बनती थी। अगर बनाना था तो उनके ऊपर एक केस बनाते कि उन्होंने कौम को भड़काया, वो केस को बनाया नहीं। अब ये बना दिया कि वो भी शरीक थे, उनके कहने पे ये हर जगह तोड़ फोड़ हुई, एक FIR वहाँ करा दी, एक वहाँ करा दी, अब ऐसे 20 FIR करा दी। और ये मामला जो है ये हमेशा नाकाम रहते हैं और इस दफा भी नाकाम हो रहे हैं और उसकी वजह से इनको चुपकी महसूस हो रही है जिन्होंने ये केस बनाए। चलें जी, बहुत शुक्रिया आगा खालिद साहब, आपने अपना कीमती वक्त दिया। शाह साहब गालिबन आप लाइन पर होंगे, कॉल रिकॉर्ड पर हम बात कर रहे थे आपसे, ये कितना अहम है और ये क्या वक्त की जरूरत है, और फिर ये जो कानून साजी हुकूमत वक्त ने की है, उमर अयूब साहब कह रहे हैं कि ये जो आपने किया है कल आप ही भुगतोगे। जी जी, ये रीच रही की फॉर सेफ साइड ये रही है। इसको आप अगर डिक्लेयर करके आज की टेक्नोलॉजी कानून की शक्ल दी जा रही है तो इसमें खौफजदा वो होगा जिसको परेशानी लाक होगी इस मामले में, कहीं वो गलत होगा। पूरी दुनिया में एक सिस्टम है, ऐसी बात नहीं है, ऐसा नहीं है कि कहीं और ऐसा नहीं होता। हमारे इदारे भी मुल्क और कौम की सलामती के लिए काम कर रहे हैं और हमेशा से होता आ रहा है। हाँ, ऐसा नहीं है किसी की बेपर्दगी की जाए। इससे बड़ा फायदा ये है कि करप्शन और क्राइम दोनों के अंदर जो है मैं समझता हूँ कि मजीद कंट्रोल होगा, क्योंकि ये बात अब आम आदमी तक पहुंच गई। तो नीचे लेवल तक जो करप्शन और क्राइम होता था वो अब काबू में रहेगा और कोशिश ये होगी कि इस हवाले से जो है वो अंडर कंट्रोल रह के जो काम किया जाए वो बेहतर होगा। वरना एक बेलगाम सिस्टम हुआ था व्हाट्सएप के ऊपर भी, दीगर एप्लीकेशंस के ऊपर भी, तो आप सब जगह नजर रहेगी और इस चीज को डिक्लेयर करने से काफी लोगों को जो है वो अवेयरनेस आएगी और मैं समझता हूँ कि मुल्क बेहतरी की तरफ गामजन होगा। इसमें शिकायत की कौन सी बात है, इसमें नुकसान की कौन सी बात है। और हुकूमत वक्त अगर देखें, हुकूमत वक्त में अगर इसको नाफिज़ अमल किया है और इसके इख्तियारात दिए हैं तो यकीनी तौर पे रियासत जो है वो अपना भला नहीं देख रही बल्कि मुल्क और कौम का भला देख रही, क्योंकि उनके अंदर भी ऐसे लोग साबिका दौर में रहे हैं जिन पे नेट से केसेस बने, दीगर केसेस बने। तो कॉल रिकॉर्डिंग वाकई एक पॉलिटिशियन के लिए भी एक अजीब मरहला होगी और एक जो है वो आम आदमी के लिए, कारोबारी आदमी के लिए या ऐसा काम करने वाले आदमी के लिए जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को धोखा दे रहा है, चोर है, मुल्क में जो है वो टैक्स नहीं पे कर रहा। ये कई चीजों में काम आने वाली चीज है और ये अब इसका इम्प्लीमेंट अगर लीगली हो जाता है तो ये बहुत बेहतर है। मैं समझता हूँ कि ये मुल्क और कौम दोनों के लिए बहुत बेहतर है। हर आदमी गलत नहीं है, चंद लोग गलत हैं जिनकी वजह से जो है मुल्क को नुकसान होता है और ये मैं समझता हूँ एक ऐसी लगाम है जो बेलगाम घोड़े को डाली जा रही है। ये बहुत बेहतर डिसीजन है हुकूमत वक्त का। ऑपरेशन अज़्म इस्तेकाम पे बड़ी तनकीद की गई, लेकिन आप देख रहे हैं मुतादिद वाक़यात दहशत गर्दी के हमें नज़र आ रहे हैं। हमारा आज भी एक कैप्टन शहीद हुआ है, तो ये ऑपरेशन वक्त की ज़रूरत और ये कितना सूदमंद साबित होगा, कितनी हमें कामयाबी मिलेगी शाह साहब? देखिए, इस चीज से हट के कि इसकी मुखालफत क्यों हो रही है, क्या हो रहा है, ये एक लंबी बहस है। ठीक है, बात ये है कि ऑपरेशन अज़्म इस्तेकाम में पाकिस्तान जो है हमारे लिए भी जरूरी है, हमारी कौम के लिए, इस मुल्क के लिए। ये मुख्तलिफ दौर में मुख्तलिफ ऑपरेशन होते रहे, ऐसा नहीं है कि पहली दफा हो रहा है, होते रहे। इस ऑपरेशन की नोयत जरा सी मुख्तलिफ है, इसको गौर करने की जरूरत है। मुख्तलिफ यूं हो जाती है ये ऑपरेशन की नोयत कि हम जहाँ खड़े हैं इस वक्त, हमें अपने अंदरूनी खदशात जो है ना वो तंग कर रहे हैं। हो क्या रहा है कि इस वक्त जो बैरूनी साजिश करने वाले लोग हैं, जिनको बैरूनी सरपरस्ती हासिल है, जिनके ऊपर बैरूनी हाथ है, वो लोग ये नहीं चाहते कि मुल्क जो है वो मुस्तहकम हो, सलामती की तरफ जाए। तो हमें अंदर मौजूद उन लोगों को देखना होगा जो लोग मुल्क को नुकसान पहुंचा रहे हैं, मुल्क की सलामती को नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो मैं ये कहूंगा कि ऑपरेशन अज़्म इस्तेकाम जो है वो इंटरनली वहां तक लेके जाएगा इस मुल्क को, जहाँ मुल्क मुकम्मल तौर पर जो है वो इस्तेकाम और सलामती की तरफ जाएगा। ये ऑपरेशन अज़्म इस्तेकाम इस मुल्क के लिए वक्त की अहम जरूरत है। अच्छा, ये भी बताइएगा कि ये जो इस वक्त अपोजिशन तनकीद कर रही है, मुहर्रम के बाद कोई आपको तहरीक चलते हुए नजर आ रही है?
नहीं, मुझे कोई तहरीक नजर नहीं आ रही। बड़े फ्रेंकली गुफ्तगू कर रहा हूँ, क्योंकि इस वक्त जिस तरीके से मुल्क को लेके जाया जा रहा है, अभी हुकूमत को आए हुए 8 फरवरी से लेके आप हिसाब लगा लें, ज्यादा वक्त नहीं हुआ। माशी तौर पे भी एक कमजोर मुमलिकत मिली है हुकूमत वक्त को, और इस वक्त पूरी कोशिश ये है कि मईशत को मजबूत किया जाए, मुल्क को मुस्तहकम किया जाए। तो इस तरीके की कोई एक्टिविटी जिसके अंदर जो है वो कोई गैर कानूनी अमल शामिल हो जाए, या ऐसा कोई अमल जिससे आवाम के मामलात में रुकावट पैदा हो, नहीं होने दिया जाएगा। अलबत्ता जमहूरी हक जो है वो सियासी पार्टियों का मौजूद है। जमहूरी एहतजाज का तरीकाकार वज़े कर दिया गया कि बाकायदा आप इजाजत लें, अगर कहीं पर आपने एहतजाज करना है, कोई रैली निकालनी है, उसका मुताल्लिका इदारों से परमिशन लें, परमिशन लेने के बाद आप पुरअमन एहतजाज करें, उसका हक है जमहूरियत में। लेकिन ये हक नहीं है कि अमलाक को नुकसान पहुंचाया जाए, या फिर जो है वो शाह साहब वो मखसूस नशिस्तें सुन्नी इत्तेहाद की, वो मखसूस नशिस्तें किसके पलड़े में जा रही है सर? देखिए जी, मखसूस नशिस्तें जो ग्राउंड पे एविडेंसेस नजर आए, वैसे तो अदलिया के पास ये केस है, और अदलिया बहुत बेहतर तरीके से इसके ऊपर फैसला देगी। जजमेंट हो चुकी है, सिर्फ अनाउंसमेंट बाकी है, फैसला महफूज है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि जो एविडेंसेस हैं, जो चीजें ग्राउंड पे नजर आ रही हैं, कि एक सियासी पार्टी का होना जरूरी है मखसूस नशिस्तों के लिए, जो कि नजर नहीं आ रही। और जिस पार्टी के अंदर जो रन किया गया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, तो उसकी अपनी कोई वक्त नहीं है, कोई हैसियत नहीं है। तो इस तरीके से वो चीज बनती नजर नहीं आ रही जिस चीज के लिए जो है वो इशू बनाया गया। मैं अपनी जाती राय दे रहा हूँ, उसमें अदलिया की मुखालफत में कोई मेरा बयान नहीं है। अदलिया बेहतर फैसला करेगी और अदलिया अपनी नजर से देखेगी कि क्या होना चाहिए। लेकिन जो ग्राउंड पर मौजूद चीजें हैं वो बता रही हैं कि ये फैसला पीटीआई के या सुन्नी इत्तेहाद के हक में है। बानी पीटीआई इस वक्त जेल में है, मुताबिद उन पर केसेस हैं। क्या आपको बानी पीटीआई 1 माह के अंदर बाहर आते हुए नजर आ रहे, या कि ये जब तक हुकूमत चलेगी ये केसेस ऐसे ही चलते रहेंगे? लेकिन जी बाकी केसेस की तो मैं बात नहीं करता, जो सिविल मैटर्स हैं या उनका जो इद्दत वाला केस है या दीगर केस है, 119 सिविलियन फॉर्म्स का केस है, इसकी तो मैं बात नहीं करता। लेकिन 9 मई के हवाले से सहूलतकारी या उकसाने वाले हवाले से अगर कोई केस बनता है, तो मैं अगर उसको गाजी अलमदीन वाले वाक़े में देखता हूँ, कायदे-ए-आज़म से बेहतरीन बैरिस्टर लॉयर कोई भी नहीं था, और कायदे-ए-आज़म के उसमें रिमार्क्स थे कि उकसाने वाला बड़ा मुजरिम होता है। तो गाजी अलमदीन को उन्होंने कहा था कि तुम डिनाई करो तो मैं इस केस को विन करूंगा तुम्हारे लिए। तो उनके वो अल्फाज, उनकी वो चीजें रिकॉर्ड पे मौजूद है, और उससे ये जाहिर होता है कि असल मुजरिम जो उकसाने वाला होता है। तो ये इस मामले में मैं ये कहूंगा कि अगर 9 मई वाले वाकयात में तस्दीक हो जाती है, और ठीक है शाह साहब, ठीक है शाह साहब, आप कॉल पे रहे। इस वक्त में ज्वाइंट चेयरमैन आबाद आसिफ समसम साहब ने खुश आमदीद कहेंगे सर चेयरमैन साहब। जी बहुत शुक्रिया साजिद भाई। आसिफ समसम साहब, आप अदालतों में चले गए गालबन, मेरी इंफॉर्मेशन के मुताबिक ऐसा ही है? जी बिल्कुल, हम जाएंगे, हमने ये फैसला किया है। इंशाल्लाह आने वाले हफ्ते में जो है हम अदालत से रुजू करेंगे। इन कवानीन के हवाले से जो एफईडी हम समझते हैं कि नहीं लगनी चाहिए थी, और वो जो हम पे लगी है, इसके अलावा टैक्स अजम्पशन कर लेना प्रॉफिट का, उसके हवाले से भी इंशाल्लाह जो है हम अदालत की तरफ जाएंगे। अच्छा, वजह क्या है इस्लामाबाद से लेके लाहौर, लाहौर से लेके कराची, प्रॉपर्टी, कंस्ट्रक्शन, रियल एस्टेट, ये सब एक दूसरे से कनेक्ट हैं, और फिर कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री और इससे तो तमाम अलाइड इंडस्ट्री कनेक्ट है। तो आप लोगों का एहतजाज, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस, मीडिया पे अपना मौकिफ देना, हुकूमत के सर पे जू नहीं रेंग रही, वजह? ये तो देखिए अल्लाह बेहतर जानता है, और हमने बड़ी कोशिश की, हमने अपने तौर पे भी कोशिश की, हमने उनको लिखा भी, हमने फिर तजावीज भी दी जब वो नहीं मिले तो। और लेकिन लगता ये था कि ये पहले से डिसाइडेड था कि इस सेक्टर को जो है थोड़ा टफ टाइम और देना है। जो मैं समझता हूँ कि उन्होंने इस सेक्टर को टफ टाइम नहीं दिया, पाकिस्तान की इकोनॉमी को टफ टाइम दिया। नहीं सर, ये जो सेक्टर है आपका, सॉरी फॉर इंटरप्ट, कहीं मेरा सवाल आपको मजा का खेज लगेगा, तो आपने जिस तरह कहा कि पहले से डिसाइड था कि इस सेक्टर को आड़े हाथों लेना है, ये सेक्टर पीटीआई वालों का तो नहीं है ना सर? नहीं, ये देखे, हम तो सियासी लोग नहीं है ना, हमारे सियासी अज़ाइम है। हम तो पीटीआई की गवर्नमेंट थी जब इमरान खान साहब ने कहा था मैं 50 लाख घर बनाऊंगा, तो भी हम हैरान थे और हम सोच रहे थे कि पता नहीं क्या। और सबसे पहले आसिफ समसम ने कहा था कि ये मुमकिन नहीं है। जी, मैं जिस दिन इन्होंने आबाद में अनाउंस किया इमरान खान ने, रात को मैं कई चैनल पे मुझे मौका मिला बात करने का, और मैंने कहा कि
ये मुमकिन ही नहीं है। ये 5 लाख क्या है, 50 लाख दूर की बात है, ये 1 लाख घर भी बना दे तो बहुत बड़ी बात होती है, और ये आपके सामने है सारी चीजें। हाँ। देखिए बात ये है कि ये बातें करने से जो है ना, ये मामला नहीं चलते, इकोनॉमी नहीं चलती। इकोनॉमी को चलाने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ती है। और सबसे बड़ी बात ये है कि अगर आपको अपनी लोकल इंडस्ट्री की फिक्र ही नहीं है, अगर आपको इस बात की फिक्र नहीं है कि आपके मुल्क में 1.25 करोड़ से ज्यादा जो है खानदान बेघर हैं, तो जब यानी वो इतने घरों की शॉर्टेज है, अगर आपको ये लगता है कि ये कोई सीरियस बात ही नहीं है, तो फिर जो आप कर रहे हैं वो बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। क्योंकि आपको ना लोकल इंडस्ट्री का ख्याल है, ना आपको इन लोगों का ख्याल है, और ना ही आपको उस ओवरसीज पाकिस्तानी की उस रिमिटेंस का ख्याल है जो 40% हमारे सेक्टर में आती है, और वो अब डाइवर्ट हो गई है दूसरे मुल्कों की तरफ। तो आपको तो एक डॉलर आपके लिए कीमती है, और इस सेक्टर में आते हुए ये ओवरसीज पाकिस्तानियों के जो पैसे हैं, आप खुद सोचे कि वो डाइवर्ट हो गए। अगर अपॉर्चुनिटीज होती है हमारे पास, यानी 2 साल से हम मुश्किल में थे, और अगर ये इतना आइडियल सेक्टर होता तो लोग डाइवर्ट क्यों होते। और साथ साथ जो हमारे साथ काम करते हैं वो इन्वेस्टर 60% से ज्यादा, अब मैं कह रहा हूँ कि 70% तक जो है वो हमें छोड़ के वो जा चुके हैं पाकिस्तान से, और वो सारे के सारे मूव हो गए, दूसरी कंट्रीज में, और खासकर दुबई में। आपने देखा है कि एक दुबई लीक्स आपको मिली, तो ये जब 2024 की दुबई लीक्स निकालेंगे तो ये 3 टाइम प्लस दिखेगी। अच्छा चेयरमैन साहब, आप लोग अदालतों से, सॉरी फॉर इंटरप्ट, आप लोग अदालतों में जाने का फैसला कर चुके हैं या कर रहे हैं, या अदालतों में जाने के लिए आप पर तोड़ रहे हैं। क्या ही अच्छा होता कि कंसर्न मिनिस्ट्री और वजीर आजम पाकिस्तान से आप लोग एक मुलाकात करता, आपका वफ्द। हमने लिखा था, मुलाकात के लिए भी लिखा था, लेकिन कोई सुनवाई नहीं है। मैंने कहा ना कि देखिए, जब एक चीज अगर किसी ने ब्रीफ कर दी हो कि ये सेक्टर, आप सोचे ना कि जिनका काम नहीं है। आसिफ सैमसन साहब, वो किसी कौन है जिसके लिए आप कह रहे हैं कि किसी ने अगर एक चीज ब्रीफ कर दी हो, माइंड में डाल दी हो, वो कौन लोग हैं? देखिए, मेरे तो अगर सामने होते तो मैं तो उनके नाम लेके कहता, लेकिन चंद लोगों को मैं जानता हूँ। हाँ। जिनका हमारी इंडस्ट्री से ताल्लुक नहीं है, वो पिछले कई टाइम से, बजट से पहले भी जो है वो लगे हुए थे कि सेक्टर को जो है उसका पैसों की पार्किंग हो रही है, तो वो तो मुल्क दुश्मन हुए ना सर। सुने नॉन टैक्स, वो कहते थे कि ये इस सेक्टर को टैक्स करना है। यानी पाकिस्तान का जो बच्चा भी अगर टीवी देखता था तो उसे ये लगता था कि ये कोई ऐसा सेक्टर है जिसको कभी टैक्स नहीं लगाया गया, और उसे अब ये टैक्स लगाने जा रहे हैं। जबकि बजट से पहले हम तकरीबन 59% टैक्स देते थे, और ये उन टैक्सेस के लिए अलावा है जो ट्रांसफर, लीज, और जो हम पे स्टैम्प ड्यूटी, टाउन टैक्स वगैरह देते हैं, ये उनके अलावा है। ये उन गेन टैक्स के अलावा है वो एडवांस टैक्स जो एडजस्ट होगा, जबकि बात है 3%। लेकिन ये सारे टैक्स के बावजूद भी बार बार ये चलाया जा रहा है, इसको टैक्स करना है। भाई आप इसको बंद कर देना, आप ये क्यों चला रहे हैं कि इसको टैक्स करना है? आप प्रोग्राम चलाएं, इसको बंद करना है, और रेफरेंडम कराएं, और रेफरेंडम के बाद अपनी मर्जी का नतीजा लेके आए, इस सेक्टर को बंद कर दें। इसमें कोई मुश्किल थोड़ी है। देखिए, आप इन्वेस्टर को भगाएंगे, डराएंगे तो वो चले जाएगा, उसको कोई मजबूरी नहीं है। जहां उसको अपॉर्चुनिटी मिलेगी, जहां उसको लगेगा ठीक है की बात। हमारा पाकिस्तानी अगर यहाँ मुतवज्जो नहीं है और वो दुबई और दूसरी कंट्रीज की तरफ जा रहा है, तो इसमें भी कोई बुरा मानने की जरूरत नहीं, क्योंकि हमने तो खुद उनको किक मारी है। हमने कहा है कि इस सेक्टर में काम नहीं करेंगे। अभी मैं सुन रहा था कि प्लॉटिंग प्लॉटिंग की बात करते हैं आप ये फाइलों की बात करते हैं, हम कहते हैं 100% ये गलत काम है, ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन ये जो वर्टिकल तामीरात हैं, जो 800 मिलियन का 1000 गज पे कंजम्पशन कर जाती है ड्यूटी पेड से आपकी लोकल इंडस्ट्री की गुड्स को, वो आप सोचे कि पूरे मुल्क में जब इंडस्ट्री चलती है तो क्या स्ट्रेंथ होती है। तो आप जो कर रहे हैं या आपने जो किया है, तो होगा ये कि बेरोजगारी फैलेगी, होगा ये कि लोकल इंडस्ट्री बंद हो जाएगी, होगा ये कि आपको जो ड्यूटी टैक्सेस लोकल इंडस्ट्री दे रही थी, क्योंकि पाइप में लगाऊंगा नहीं तो पाइप फैक्ट्री बनाएगी नहीं, जब बनाएगी नहीं तो रोजगार भी नहीं मिलना, और जब रोजगार नहीं मिलना तो वो जो आपको सेल टैक्स मिलना है, जो भी टैक्सेस है वो भी आपको नहीं मिलना है। तो सिंपली
ये एक पूरा सर्कल है। और वो जो लोग आपके इतराफ में जो आपको मिसगाइड कर रहे हैं, जो अफलातून है, उनको अगर हम आइडेंटिफाई नहीं करेंगे कि, क्योंकि देखें हुकूमत का सरबरा कभी नहीं चाहेगा कि उसके मुल्क में जो है इकोनॉमिक पोजीशन खराब हो, ये हमारा एक नजरिया है। लाजमी कुछ मुशीर होते हैं जो अपने आप को बहुत बड़ा पेश करते हैं, वो इन चीजों को गलत तरफ ले जाते हैं। आईएमएफ को वो आईएमएफ को आइडेंटिफाई कराते, भाई आइडेंटिफाई तो उस सेक्टर को कराओ ना जिसने टैक्स जो देता नहीं है। हम तो टैक्स दे रहे हैं आपको, तमाम मैक्सिमम स्लैब्स हम पे कर रहे हैं, इसके अलावा भी हम दे रहे हैं। अब मजीद टैक्स जो अगर क्या ही अच्छा होता समसम साहब, अगर क्या ही अच्छा होता चेयरमैन साहब, वो जो मुशीर हैं, वो जो कुछ लोग आप जानते हैं जिनका इस शोबे से ताल्लुक भी नहीं है, जिन्होंने ये टैक्स की तोबों का रुख आपके इदारे की तरफ कर दिया, उनके नाम ले ले ताकि निशानदेही हो, कौम को पता चले कि ये मुल्क दुश्मन फैसला था। देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, कभी भी हम बड़े रिस्पेक्टफुल लोग हैं, बड़े रिस्पेक्टफुल तरीके से हम बात करते हैं। पूरी आप बजट से पहले के प्रोग्राम उठा लें, 4-5 नाम आपके सामने आएंगे जो मुसलसल जिनका काम कुछ और है, जो जिनकी फैक्ट्री कुछ और काम की है, और वो हमें सिखा रहे हैं कि रियल एस्टेट सेक्टर जो है कैसे चलेगा। तो आप सोचें कि उसमें कोई ये रॉकेट साइंस तो नहीं है। इसके अलावा भी मैं आपको बताऊं कि अगर आप नाम बता देते तो मैं उनको लाइन पे ले लेता फौरन। तो नाम हम इंशाल्लाह किसी दिन बैठेंगे तो हम सारी चीजें बताएंगे, लेकिन बहुत आसान सा है। 4 प्रोग्राम आप बजट से पहले बस ठीक है, हम अपनी इन्वेस्टिगेटिव टीम को पीछे लगाते हैं सर। हाँ, कि वो ये कहते हुए मिलेंगे कि रियल एस्टेट सेक्टर को टैक्स करना है। ओ भाई, तुमको पता है कि रियल एस्टेट सेक्टर कितना टैक्स देता है आज से पहले? उसको पता है कि इस सेक्टर के चलने से पूरे मुल्क चल जाते हैं। पूरे कितनी कंट्रीज है जो इस सेक्टर के चलने से डेवलप हो जाती हैं। अब एक चीज जिनको पता नहीं है, हम यही तो कहते हैं, जब अगर नॉन स्टेक होल्डर जिनको पता नहीं है वो आपको ये बताएंगे कि हमारा सेक्टर कैसे चलेगा, तो फिर हम तरक्की तो करेंगे, फिर मुल्क तरक्की तो करेगा। फिर ये दुबई लीक्स भी आएंगी, फिर ये जो ओवरसीज पाकिस्तानी की इन्वेस्टमेंट है वो डाइवर्जन पे भी जाएगी। अब आप मजीद ये मैसेज चल रहा है कि जी टैक्स करना है, तो हम सॉरी टू से 20% पे काम कर रहे हैं, ये भी बंद हो जाएगा। हम अल्लाह गवाह है कि हमने कोशिश की, और हमने बड़ी कोशिश की कि ये सेक्टर चलता रहे, लोकल इंडस्ट्री चलती रहे, लोगों को मुमकिन है जिस तरह आप लोग मीडिया पे अपना मौक़िफ़ दे रहे हैं और अपने जो आपके तहफ़्फ़ुज़ात हैं उनसे हुकूमत को आगाह कर रहे हैं, मुमकिन है हुकूमत आपका साथ दे। बहुत शुक्रिया चेयरमैन आबाद, आपने कीमती वक्त दिया और अपना मौक़िफ़ दिया। शाह साहब, आपने आसिफ समसम की बात सुनी, चेयरमैन आबाद की, बड़े मायूस नजर आए, क्या कहेंगे शाह साहब? अहम बात इस वक्त ये है कि कारोबारी तबका अगर मायूस हो जाएगा तो मैं समझता हूँ कि मुल्क की मईशत को आगे बढ़ने में बहुत तकलीफ पहुंचेगी। बात सारी ये है कि ताजिर बिरादरी से वक्त से मुज़ाकरात का अमल जारी है, हुकूमत सिंध का भी और हुकूमत वफाक की हुकूमत का भी इदारा जो है वो इस मामले में ताउन कर रहा है। और उनके जो मिनिस्टर्स है अभी जो है वो वज़ीर आज़म कराची का दौरा करके गए हैं, अभी कोयटा पहुंचे हैं, वो फ्लेक्सिबल करेंगे मामला को। जो टैक्सेस के हवाले से तहफ़्फ़ुज़ात पाए जाते हैं, दीगर चीजों में तहफ़्फ़ुज़ात पाए जाते हैं, उन चीजों को जरूर दूर किया जाएगा। तहफ़्फ़ुज़ात होने से ही मसाइल का हल निकलता है। तहफ़्फ़ुज़ात होने से ही, देखिए तनकीद होगी तो उस तनकीद की बायस जो है ना कोई राह निकलती है। तनकीद होना जरूरी है, हर वक्त हर दौर में हर इंसान के ऊपर तनकीद होना जरूरी है। अपोजिशन का भी यही किरदार होता है कि वो तनकीद करती है तो हुकूमती मामला बेहतरी की तरफ जाते हैं। तो बात ये है कि कारोबारी ताजिर बिरादरी हमारी जो है, हमें उनसे यही उम्मीद है कि वो मायूस ना हो, बल्कि एक सिस्टम का हिस्सा बने, टेक्नोलॉजी का दौर है, दुनिया जो है वो टैक्स पेयर है, दुनिया के ममालिक में टैक्स दिया जाता है। इंडिया की 1 अरब 40 करोड़ आबादी जो है वो रोजाना की बुनियाद पर आप अंदाजा कीजिए टैक्स देती है। अगर 1 रुपया टैक्स भी वो दे रहा है 1%, तो 1 अरब 40 करोड़ रुपए जो हुकूमत के अकाउंट में गिरते हैं, मईशत मजबूत होती है। तो आवाम को और ताजिर बिरादरी को इस चीजों पे मुत्तफिक होना पड़ेगा। कहीं हुकूमत फ्लेक्सिबल होगी, कहीं ये फ्लेक्सिबल होंगे, तब जाके जो है वो मईशत चलेगी और हुकूमत का पहिया चलेगा। अगर इस वक्त देखें अज़्म इस्तेहकाम ऑपरेशन हो या दीगर चीजें हो या कोई भी मामला, तो मैं ये समझता हूँ सियासत से ज्यादा जरूरी, कारोबार से ज्यादा जरूरी, सियासत से ज्यादा जरूरी
इस वक्त हिकमत अमली ये होनी चाहिए कि मुल्क की सलामती मुस्तहकम किया जाए, मुल्क को और मईशी तौर पर मुल्क को मजबूत किया जाए। मईशत के हवाले से जो है वो मजीद इसके अंदर काम होना अभी बाकी है, मुल्क की तरक्की के लिए काम होना जरूरी है। सियासत होती रहेगी, मुल्क होगा तो सियासत होती रहेगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया शाह साहब आपके कीमती वक्त का, आपने अपना कीमती वक्त दिया। और कोशिश ये भी है, बहुत अच्छी बात की शाह साहब ने, कि सियासत होती रहेगी। जब रियासत होगी तो अपने सियासी मकासद के लिए, इक़्तिदार के लिए हमने रियासत को दाव पे नहीं लगाना और कोशिश करनी है कि पाकिस्तान के मस्बत पहलू को उजागर कर सकें और कि हुकूमत वक्त क्या करने जा रही है और आगे हुकूमत के पास कितने प्लान्स हैं, क्या उनकी आगे कारकर्दगी होगी, लाएअमल क्या होगा, ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन खुदारा इस लेवल तक न जाया जाए कि आप रियासत को दाव पे लगा दें। पाकिस्तान को पहले ही अंदरूनी बैरूनी बहुत सारे चैलेंजेस हैं, उनसे भी पाकिस्तान निमट रहा है। तहरीक एक जो अज़्म इस्तेकाम जो ऑपरेशन है ये भी होके रहेगा और जिस तरह माजी के ऑपरेशन कामयाब हुए, हमारी दुआएं हैं ये ऑपरेशन भी कामयाब हो और दहशतगर्दी का कलाकमा किया जा सके। मुझे साजिद हुसैन को इजाज़त दीजिए। मुलाकात होगी नए प्रोग्राम के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।